एक होल्डर क्या होता है? कहीं आप वो एलईडी बल्ब लगाने वाला होल्डर तो नहीं समझ रहे? एनीवे वो भी एक होल्डर ही होता है। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे हम वो होल्डर की बात नहीं करने वाले। यहाँ पर हम होल्डर वो डिस्कस करेंगे जो कि हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड होल्डर फॉर वैल्यू। इन तीनों टॉपिक को डिटेल में आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि इन तीनों टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर कोई आपका डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा ले, अदरवाइज आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इनिशियली क्या है, बिलोंग करता है किससे? पेई से। एंड जो पेई है वही एंटाइटल होता है उसके पोजीशन का। एंड पेई क्या कर सकता है? उसको ट्रांसफर कर सकता है किसी भी व्यक्ति को अपने किसी भी डेट की पेमेंट करने के लिए। ये ट्रांसफर हम इसे क्या कहते हैं? नेगोशिएशन। जो ट्रांसफर पेई के द्वारा किया जाता है वो नेगोशिएशन के नाम से जाना जाता है। और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको टू टाइप से नेगोशिएट किया जा सकता है। यहाँ पे टू टाइप कौन से हैं? दो टाइप हैं। एक तो पेएबल होता है टू बियरर को, और सेकंड है कि अगर इंस्ट्रूमेंट पेएबल है टू ऑर्डर को। तो फर्स्ट देखते हैं कि अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेएबल है बियरर को, तो इसको नेगोशिएट किया जा सकता है बाय सिंपल डिलीवरी। एंड जो पर्सन जिसको ये डिलीवर होता है वो उसका होल्डर बन जाता है। एंड इन केस ऑफ द पेएबल टू ऑर्डर, और जहाँ ऑर्डर की बात है तो उस केस के अंदर हम उसको नेगोशिएट कर सकते हैं बाय द इंडोर्समेंट, जो कि कपल्ड होती है विद द डिलीवरी। एंड जो इंडोर्सी है, जिसको इंडोर्समेंट की गई है, यानी कि जिसको वो ट्रांसफर किया गया है, वो उसका होल्डर बन जाता है। तो यहाँ पर तीन तरह के जो होल्डर है उनकी कैटेगरीज को प्रोवाइड किया गया है। पहला है होल्डर, सेकंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, एंड थर्ड है होल्डर फॉर वैल्यू। तो अब इनको तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि होल्डर कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, और होल्डर फॉर वैल्यू कौन है। सबसे पहले हम देखेंगे होल्डर, जो कि हमारे सेक्शन 8 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर सेक्शन 8 क्या कहता है कि जो होल्डर है वो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक का, मीन्स एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कि एंटाइटल है इन इज ओन नेम टू पोजेशन देयर ऑफ, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट का, यानी कि नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, उसका पोजीशन अपने नाम से लेने के लिए वो एंटाइटल है। और सेकंड क्या है? एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टी देयर टू। इसका मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो अमाउंट ड्यू है उसको रिकवर और रिसीव करने के लिए भी वो एंटाइटल है। किन से? उन पार्टी से जो कि उस इंस्ट्रूमेंट की है, यानी कि ड्रॉवर, मेकर एक्सेट्रा। और जहां पर एक नोट, बिल या चेक लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसका होल्डर है वो व्यक्ति है जो कि एंटाइटल है एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन। उस लॉस या डिस्ट्रक्शन के टाइम वो व्यक्ति उसका एंटाइटल्ड होता है उसके अंदर जो मेंशन अमाउंट है उसके लिए, या जब भी वो फाउंड होगा तो उसको रिसीव करने के लिए। तो ये हमारा सेक्शन 8 जो कि होल्डर की डेफिनेशन है वो प्रोवाइड करता है, वो इस तरह थी। अब देखते हैं कि इस डेफिनेशन के आधार पर यहाँ पर जो कंडीशन क्या क्या है होल्डर होने के लिए, जो कि इस डेफिनेशन में प्रोवाइड की गई थी। यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। पहली क्या है कि ही शुड बी एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो एंटाइटल होना चाहिए उसके पोजीशन, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट के पोजीशन को अपने नाम से। और सेकंड क्या है कि उसके पास शुड हैव द राइट टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट देयर अर्न फ्रॉम द पार्टी देयर टू, यानी कि जो उसकी इंस्ट्रूमेंट की पार्टी है उनसे उस जो अमाउंट है उसके अंदर उसको रिकवर या रिसीव करने का राइट है। तो ये दो कंडीशन जब कोई व्यक्ति जिसके पास उस इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन है वो व्यक्ति इन दो कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उसे हम उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर कह सकते हैं। एक व्यक्ति जिसके पास पोजीशन है किसी इंस्ट्रूमेंट का बिना, विदाउट राइट टू पोजेस, तो हम उसे यहाँ पर होल्डर नहीं कह सकते। मतलब कि किसी व्यक्ति के पास पोजीशन तो है लेकिन उसके पास राइट टू पोजेस नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने का, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसे हम होल्डर नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक थीफ है यानी कि चोर है जिसके पास डिफेक्टो पोजीशन है, यानी कि बाय फैक्ट उसके पास पोजीशन है लेकिन वो होल्डर नहीं है। क्यों नहीं है होल्डर? क्योंकि उसने जो पोजीशन जो एक्वायर कर रखा है वो रॉन्गफुली है और उसके पास कोई राइट नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट को पोजेस करने का। तो इसलिए यहाँ पर हम थीफ को एक पोजीशन होने के बावजूद भी हम उसे होल्डर नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पास ओनली डिफेक्टो पोजीशन है, उसके पास राइट नहीं है। सेम इसी तरह एक सर्वेंट है, वो भी होल्डर नहीं है क्योंकि उसके पास भी डिफेक्टो पोजीशन ही है, क्योंकि उसको एक सेफ कस्टडी के तौर पर भी मे बी उसको वो इंस्ट्रूमेंट है वो दिया गया हो, या फिर अपने मालिक को देने के लिए उसको वो इंस्ट्रूमेंट दिया गया हो, तो उस टाइम उसके पास पोजीशन
जरूर है लेकिन उसके पास राइट टू पोजेस नहीं है, तो ऐसे केस में भी वो उसका होल्डर नहीं है। तो इसीलिए हम होल्डर किसे कह सकते हैं? होल्डर मतलब एक ओनली ए पर्सन जिसके पास, जो कि क्या है, डिजोर होल्डर, यानी कि जिसके पास लॉ के द्वारा एक राइट है टू पोजेस करने का, उसे हम डिजोर होल्डर कह सकते हैं, नॉट मेरली डिफेक्टो होल्डर, यानी कि फैक्ट के द्वारा जो कि होल्डर है, डिफेक्टो पोजीशन है जिसके पास। जब भी एक नेगोशिएबल है वो ओरिजिनली जब मेड होता है तो वो एक उस टाइम जो पेई होता है वो उसका होल्डर होता है। अब यदि जो पेई है वो ट्रांसफर कर देता है अपने उस राइट को, यानी कि जो एज ए होल्डर है वो किसी अनदर पर्सन को, तो ऐसे केस के अंदर जो ट्रांसफर है वो होल्डर बन जाएगा। फिर इसके बाद अगर वो इंस्ट्रूमेंट अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो ऐसे केस के अंदर जो ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि जो ट्रांसफरी है उसे ही हम बियरर कहेंगे और वही ऑर्डर होगा। और ऑर्डर वाले केस के अंदर, यानी कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो उस केस के अंदर जो ट्रांसफर होता है बाय द एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के थ्रू। तो यहाँ पर जिसको एंडोर्समेंट वो की जाती है, यानी कि एंडोर्सी, वो एंडोर्सी होल्डर हो जाएगा। बस यहाँ पर कह सकते हैं कि होल्डर में हम इंक्लूड कर सकते हैं पेई को, बियरर को एंड एंडोर्सी को। तो ये था हमारा जो पहला टॉपिक, होल्डर क्या होता है, जो कि हमारे सेक्शन 8 के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स जो कि हमारे सेक्शन 9 में दिया गया है। तो यहाँ पर सेक्शन 9 क्या कहता है कि कोई एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कि एक प्रोमर्सी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, यदि वो पेएबल है टू बियरर या पेई या एंडोर्सी को, या फिर वो पेएबल है टू ऑर्डर, तो ऐसे केस के अंदर जो उसके अंदर अमाउंट मेंशन है उसको पेएबल होने से पहले और बिना किसी ऐसे सफिशिएंट काज के यह बिलीव करने के लिए कि जो पर्सन है जिससे वो अपना टाइटल है वो ड्राइव कर रहा है, उसके जो टाइटल के अंदर कोई डिफेक्ट एग्जिस्ट है, ऑन प्रोमर्सी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक का वो पोजेसर बन जाता है, तो हम उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। तो शॉर्ट में कहें तो कोई भी व्यक्ति जो इन इंस्ट्रूमेंट्स का पोजेसर बनता है बिफोर द मेजोरिटी, या फिर बिना किसी ऐसे सफिशिएंट काज का कि वो बिलीव कर सके कि जो टाइटल जिस पर्सन से जो ले रहा है वो जो टाइटल है उसके अंदर एग्जिस्टेड है, वो डिफेक्टेड टाइटल है। तो ऐसे केस के अंदर इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का अगर कोई व्यक्ति पोजेसर बनता है तो हम उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। चलिए इस सेक्शन को हम ब्रेकआउट करके देखते हैं। तो अब इसको अगर सेक्शन 9 को ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पे 4 कंडीशंस निकलती हैं एक पर्सन को होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए। अगर कोई व्यक्ति ये 4 कंडीशन फुलफिल करता है तो वो एक होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है। फर्स्ट है कंसिडरेशन, सेकंड है बिफोर मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी से पहले उसको पोजेसर बना, थर्ड है कंप्लीट या रेगुलर इंस्ट्रूमेंट, और फोर्थ है गुड फेथ, यानी कि उसके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है उसको या बिलीव करने का कि जो एग्जिस्टिंग टाइटल है किसी व्यक्ति का जिससे वो टाइटल ले रहा है वो डिफेक्टिव टाइटल है। तो इनको चारों कंडीशंस को अब डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे हमें इनके बारे में एक एक डिटेल है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कंसिडरेशन क्या है। यहाँ पर क्या नेसेसिटी है कि जब एक व्यक्ति जो क्लेम करता है होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए, तो वहां पर क्या है कि उसे मस्ट हैव एक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर द कंसिडरेशन, यानी कि उसने उस इंस्ट्रूमेंट है उसको एक्वायर किस लिए किया है? कंसिडरेशन के लिए, न कि उसने उस इंस्ट्रूमेंट को एज ए गिफ्ट एक्वायर किया है, यानी कि नॉट एज ए गिफ्ट। अगर उसने एज ए गिफ्ट उसको एक्वायर किया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, तो ऐसे केस में वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा। और कंसिडरेशन है जो जिसके लिए उसने उस नेगोशिएबल को एक्वायर किया है वो क्या होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए, और इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय द लॉ, और ये फॉरबिडन भी नहीं होनी चाहिए लॉ के द्वारा, और ना ही फ्रॉडुलेंट होनी चाहिए, ना ही इमोरल होनी चाहिए, ना ही पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होनी चाहिए। जब कोई कंसिडरेशन है, ये तीनों चीजें कंडीशंस हैं, ये फुलफिल करती हैं, तो ऐसे केस में वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। और कंसिडरेशन है वो मस्ट बी लीगल एंड एडुकेट होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। इलीगल यहाँ पर या अनलॉफुल कंसिडरेशन है वो मान्य नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चेक है किसी के द्वारा दिया गया है जो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डेट है, डेट किस चीज का? जो कि इनकर है फ्रॉम इन द गैम्बलिंग, जो कि गैम्बलिंग की वजह से उसके ऊपर कोई डेट हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई व्यक्ति चेक देता है तो यहाँ पर जो इसकी कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। तो ऐसे केस में भी हम यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कह सकते उस व्यक्ति को। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन कहती है बिफोर मेजोरिटी। बिफोर मेजोरिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट वो रिक्वायर करता है कि जो
एक व्यक्ति है उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मस्ट टेक बिफोर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन बिकम पेएबल, यानी कि जो उसके अंदर अमाउंट ड्यू है उसको पेएबल होने से पहले उस इंस्ट्रूमेंट को टेक करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखें तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या है 1 मार्च है, एंड वो पर्सन है जो उसको टेक करता है इंस्ट्रूमेंट को या तो 1 मार्च को या उसके बाद में, तो ऐसे केस में हम उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कह सकते क्योंकि उसने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मेजॉरिटी से पहले रिसीव नहीं किया। बट अगर वही व्यक्ति उस इंस्ट्रूमेंट को 1 मार्च से पहले रिसीव करता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो व्यक्ति है उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। एक बार जब इंस्ट्रूमेंट है वो अपनी मेजॉरिटी पे पहुंच जाता है तो वो क्या हो जाता है, इट हैज एग्जॉस्टेड इट्स लाइफ एंड इज नो मोर नेगोशिएबल, यानी कि वो अपनी उसकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है और वो आगे नेगोशिएबल नहीं रहता। इसके बाद में नो वन कैन बिकम इट्स होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी कि उसकी मेजोरिटी के बाद में कोई भी व्यक्ति उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता एज पर द सेक्शन 9 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेक्स्ट कंडीशन है कंप्लीट एंड रेगुलर इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में सेक्शन 9 क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है वो मस्ट बी कंप्लीट एंड रेगुलर होना चाहिए ऑन द फेस ऑफ इट, जब वो इंस्ट्रूमेंट है उस होल्डर के द्वारा रिसीव्ड किया जाता है। अब यहाँ पे फेस ऑफ इट का मतलब क्या है, यानी कि सिर्फ फ्रंट साइड से नहीं, यहाँ पर फेस का मतलब है इस पर्पज के लिए उसमें इंक्लूड किया जाता है उसकी बैक को भी, यानी कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको फ्रंट साइड से या बैक साइड दोनों साइड से उसको रेगुलर या कंप्लीट होना जरूरी है। और ये ड्यूटी किसकी है, उसको चेक करने की, एग्जामिन करने की ड्यूटी है उस व्यक्ति की जो कि इंस्ट्रूमेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको ले रहा है। और यदि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई मटेरियल डिफेक्ट है, ऐसे केस के अंदर वो व्यक्ति है उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। और एक व्यक्ति जो कि एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट ले रहा है वो तो ही कैन नॉट क्लेम टू बी ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी कि कोई व्यक्ति एक इनचोट या इनकम्प्लीट कह सकते हैं हम उसको इंस्ट्रूमेंट को अगर कोई रिसीव कर रहा है तो उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कह सकते, यानी कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं गुड फेथ। हालांकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है उसमें जो टर्म गुड फेथ सेक्शन 9 के अंदर यूज नहीं की गई है, बट इंस्टेड यहाँ पर इसके बदले में उसने क्या कहा गया है कि एक होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए एक पर्सन है जो मस्ट टेक अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हैविंग सफिशिएंट काज टू बिलीव दैट एन डिफेक्ट एग्जिस्ट इन द टाइटल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम whom he derived his title, जिसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति है उसको मस्ट टेक करना चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट विदाउट हैविंग सफिशिएंट काज, क्या बिना किसी सफिशिएंट काज के क्या बिलीव करने के लिए दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्ट इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom he derived his title, यानी जिस व्यक्ति से वो टाइटल ले रहा है, जिस व्यक्ति से वो ले रहा है उसके बारे में उसको ये है कोई भी सफिशिएंट काज नहीं है बिलीव करने का कि उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट था। हाँ, अगर उसे पता है उस टाइटल के अंदर कोई डिफेक्ट है तो ऐसे केस में वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। अगर उसको पता नहीं है तो ऐसे केस में वो होल्डर इन ड्यू कोर्स उस इंस्ट्रूमेंट का बन जाएगा। तो ये थी हमारी 4 कंडीशंस जो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेक्शन 9 के आधार पर एक व्यक्ति को होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए फुलफिल करनी पड़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर होल्डर फॉर वैल्यू। होल्डर फॉर वैल्यू कौन होता है? होल्डर फॉर वैल्यू मीन्स एज रिगार्ड ऑल द पार्टीज प्रायर टू हिमसेल्फ, यानी कि उससे पहले की जितनी भी पार्टीज हैं उनके रिगार्ड में है। एक होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का जिसके लिए एक वैल्यू है किसी टाइम पर दी गई है, उसे हम होल्डर फॉर वैल्यू कहते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं करता होल्डर फॉर वैल्यू। ये डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 27 क्लोज 2 और 27 क्लोज 3 के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट ऑफ इंग्लैंड के अंदर, जिसमें देखते हैं क्या कहा गया है कि जहां पर वैल्यू हैज एट एनी टाइम बीन गिवन फॉर अ बिल द होल्डर इज डीम्ड टू बी होल्डर फॉर वैल्यू एज रिगार्ड द एक्सेप्टर एंड प्रायर पार्टी टू द बिल वो बिकम पार्टी प्रायर टू सच टाइम। इसका मतलब ये है कि जो जहां पर वैल्यू है किसी भी टाइम उस बिल के रिगार्डिंग दी गई है तो हम उसे होल्डर फॉर वैल्यू समझेंगे। उसको किसके रिगार्ड में? एज रिगार्ड टू द एक्सेप्टर एंड प्रायर पार्टी टू द बिल, उस बिल के जो कि बनी थी पार्टीज उस टाइम से पहले। और सेकंड क्या कहता है? जहां पर होल्डर है जो बिल का हैज ए लियन ऑन इट, उसके ऊपर उसका लियन है जो कि अराइज किस वजह से हुआ है? आइदर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट और बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ, या फिर कॉन्ट्रैक्ट से या वो लियन हुआ है इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ की वजह से। तो ही इज डीम्ड टू बी होल्डर फॉर वैल्यू, उसको भी हम होल्डर फॉर वैल्यू कहेंगे। कहाँ तक? टू एक्सटेंड ऑफ द सम
फॉर विच ही हैज़ अ लियन, जिसके लिए उसके पास, एक्सटेंड ऑफ सम के लिए जिसका उसके पास लियन है। तो यहाँ पर ये जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक होल्डर फॉर वैल्यू के लिए, अगर व्यक्ति को ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो हम उसे होल्डर फॉर वैल्यू कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ए ड्रॉ करता है चेक फेवरिंग द बी फॉर वैल्यू, बी के फेवर में वैल्यू के लिए। अब बी उसको ट्रांसफर कर देता है चेक को सी को एज ए गिफ्ट के तौर पे। तो यहाँ पर सी इज क्या है, ए होल्डर फॉर वैल्यू। सी यहाँ पर होल्डर फॉर वैल्यू है। इंडिया के अंदर क्या है कि होल्डर फॉर वैल्यू इज ए प्रजम्पशन है। एक पर्सन जो कि मे बी डीम टू बी ए होल्डर फॉर वैल्यू, उसको डीम किया जा सकता है एज पर द डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट ऑफ इंग्लैंड। वो क्या क्लेम कर सकता है कि टू बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रोवाइडेड, परंतु यहाँ पे उसके कंडीशन है कि ही हैज हिमसेल्फ गिवन द वैल्यू फॉर द इंस्ट्रूमेंट, उसने अपने आप को एक वैल्यू दी है उस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, एंड उसने जो सेटिस्फाई की है जितनी भी हमें अभी जो सेक्शन 9 की कंडीशंस डिस्कस की थी, उन सभी कंडीशन को अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सेक्शन 9 के अंदर प्रोवाइड की गई, अगर वो उनको सेटिस्फाई करता है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा इन इंडिया। तो ये था आज के हमारा टॉपिक। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड होल्डर फॉर वैल्यू, जो कि हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक्स हैं बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई इनके रिगार्डिंग को डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, कीप लर्निंग।